हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप 2026 में एग्जाम अच्छे से क्लियर कर। हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का, जो मॉडर्न फिजिक्स का है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर और वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यह होता है, इसमें स्थिर आवेशों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन, स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थिर आवेशों को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब ये शब्द आता है आवेश। आवेश क्या होता है? सबसे आवेश इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। आवेश क्या होता है? आवेश देखा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सुना है, सबने सुना है। तो आवेश क्या होता है? किसी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बताता है। इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो नेगेटिव चार्ज। ये तो एक जनरल है। हम वैज्ञानिक रूप से क्या परिभाषा दे सकते हैं आवेश की? ये देख, सरल शब्दों में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता हो, ये तो आवेश का गुण हो गया। हम कहते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो क्या करे? विद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या करे? अनुभव करे। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या करे? अनुभव करे। उससे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो किसी चुंबकीय प्रभाव अनुभव करे या विद्युत प्रभाव अनुभव करे, उससे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश से पहले विद्युत, तो विद्युत शब्द किसने दिया था? वो थेल्स ने दिया था। ठीक है, थेल्स ने दिया। इसके बाद स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वो भी थेल्स ने किया था। तो दोनों एक चीज याद हो जाएगी, थेल्स ने किया था। आवेश शब्द, जो हम आवेश पढ़ रहे हैं, और आवेश शब्द का आविष्कार या नाम बोल सकते हैं। आवेश शब्द का आविष्कार या नाम किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गिलवर्ड। क्या नाम है? डॉक्टर विलियम गिलवर्ड। पूरा नाम लिखो तो डॉक्टर विलियम गिलवर्ड। ठीक है, गिलवर्ड। उसके बाद आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? ड्यूफे ने कहा था। ठीक है। और आवेश दो प्रकार के हैं। आवेशों का जो दो नाम है, आवेशों के नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। जो आवेशों के नाम है ना, दो नाम, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश, और दूसरा कौन सा? नेगेटिव आवेश। ये किसने दिए थे? बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने दिए थे। तो ये थ्योरी हो गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसने का अध्ययन किया था वस्तु विद्युत की आवेश किसी पदार्थ वस्तु पदार्थ इलेक्ट्रॉन की कमी हो दिखता हो, ये तो जनरल हो गया। अगर वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करे, तो वो हो गया आवेश। विद्युत शब्द थेल्स ने दिया था, विद्युत पढ़ रहे विद्युत के हिसाब से। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थिर का एक्सपेरिमेंट भी थेल्स ने किया था। आवेश शब्द किसने? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। आवेश दो प्रकार के होते हैं, डिफेन ने कहा था। और आवेशों के दो नाम जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऐसा किसने दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ये कुछ वैज्ञानिक के नाम पूछ सकते हैं एक बेसिक जनरल साइंस के, कि चार्ज कैसे कैसे होती है। वस्तु कितने प्रकार की हो सकती है? एक होती है उदासीन वस्तु। क्या होती है? उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु पे क्या होता है? ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये उदासीन है, इसके ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस वस्तु पे कोई चार्ज नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक है। दूसरी हो जाएगी, अगर उदासीन है, दूसरी हो जाएगी धनात्मक आवेशित वस्तु। धनात्मक वस्तु, धनात्मक आवेशित वस्तु में क्या होता है? ये कोई वस्तु है, उसकी सतह पर क्या है? चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा साइन होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तीसरी क्या होती है? ऋणात्मक वस्तु, ऋणात्मक आवेशित वस्तु। ऋणात्मक आवेशित वस्तु ये क्या होती है? ये वस्तु है, उसके सतह पर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बस ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। उदासीन में तो दोनों बराबर होते हैं, धनात्मक आवेशित में क्या होता है? प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, और ऋणात्मक आवेशित में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले जाते हैं, वस्तु से प्रोटॉन क्यों निकाले जा सकते हैं। तो वस्तु से कभी भी आपने देखा होगा कि प्रोटॉन निकाला, सुना? कभी नहीं सुना। आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन सुना होगा। तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसका एक स्टेटमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वह किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जबकि प्रोटॉन को निकालने के लिए, पूरा लिख लूं, प्रोटॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान होता है, और प्रोटॉन को निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसीलिए हम वस्तु को धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन किस पे, धनात्मक और ऋणात्मक किसके आधार पर डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिसाइड करते हैं। और प्रोटॉन के आधार पर भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे आधार से, इलेक्ट्रॉन कम है तो वैसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब हम आगे का देखते हैं, आवेश की यूनिट यानी कि मात्रक। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? एसआई पद्धति में कूलाम होता है। हिंदी में लिखता हूं कूलाम, इंग्लिश में लिखते हैं कूलम्ब, ठीक है, कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम। कूलाम को किससे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। स्टेट कूलाम, ESU या फ्रैंकलिन ये बोलते हैं। आपको सिंपल से याद, स्टेट कूलाम, ESU या फ्रैंकलिन कहा जाता है। एक
कूलाम बराबर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर, ये याद रखना, 96500 कूलाम होता है। और आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये होती है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम ESU या फ्रैंकलिन। ठीक है, स्टेट कूलाम ESU या फ्रैंकलिन होती है। ये चीजें याद रखनी आपको आवेश के मात्रक में, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। और आवेश का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है, ये ध्यान रखो। आवेश का डायरेक्ट याद रखना आपको, आवेश की प्रॉपर्टी पता ही है आपको, आवेश क्वांटीकृत देता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी डायरेक्ट। ठीक है, आवेश या लिख लेते हैं, आवेश क्वांटीकृत होता है या रहता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, ठीक है। आवेश का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है, 3 विधियों द्वारा होता है। 3 विधि कौन कौन सी है? 3 विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है चालन, दूसरी कौन सी है? प्रेरण, और तीसरी कौन सी है? हमने देखा कि आवेश का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। ये आवेश का क्या होता है? आवेशन की विधियां की कौन कौन सी होती है? हम आवेश ऐसा भी कैसा, पहला चालन है। चालन में क्या होता है भाई? कोई चालन में पहले जो विधि है चालन है, कोई एक चार्ज वस्तु ले ली अपन ने, ये चार्ज वस्तु ले ली, ये इस पे क्यू आवेश है, ये अनावेशित वस्तु है, तो इसको क्या किया अपन ने? किसी तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया ना, तो तार से जोड़ने से इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। अब आप क्या देखोगे? आप सोचोगे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो उदासीन थे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, तो बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर स्थानांतरित होने लग जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हो जाते हैं, इधर क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज इधर आने लग जाता है। ये हो गई चालन, शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा रेगुलर होने की जरूरत नहीं है। दूसरी पे है प्रेरण। प्रेरण क्या होता है कि कोई एक आवेशित वस्तु है, ये कोई आवेशित वस्तु है, ये क्यू चार्ज है, कोई अनावेशित वस्तु है, ये बहुत दूर पड़ी हुई है, अभी बहुत दूर पड़ी हुई है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, क्यू ए पर क्यू चार्ज है, क्यू बी पर क्या है? 0 चार्ज है। हम इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे पास में लाएंगे, तो जैसे ही ये वस्तु ए के पास में आती है तो इसको क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें कुछ बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। विपरीत साइड, जैसे ही इस प्रोटॉन की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और इधर क्या होने लग जाते हैं? इधर जैसे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस साइड आ गए, तो इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? इस प्रकार से इसमें क्या हुआ? इस वस्तु के कारण इसमें क्या हुआ? इसके फील्ड में आई, तो आवेशन स्टार्ट हो गया, ये चार्ज होने लग गई। लेकिन ओवरऑल अभी भी ये न्यूट्रल ही है, ये ओवरऑल क्या है? उदासीन वस्तु ही है, क्योंकि इसको जैसे वापस हटाया तो वापस है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मिलके वापस न्यूट्रल बना देंगे। ये कौन सी वस्तु है? उदासीन है। ये भी अपन ने ली थी, क्या थी? उदासीन वस्तु थी। ये चीज समझ में आ गई। तीसरा कौन सा दे रखा हमने? घर्षण द्वारा विधि करते। घर्षण द्वारा क्या करते हैं? आप देखते हैं घर्षण द्वारा जो होता है, घर्षण में एक कांच की रोड ले लो, कांच की छड़ ले लो, और उसको क्या होता है? कपड़ा होता है, ऊनी कपड़ा होता है, उसमें उसको रगड़ो तो उससे क्या हो जाएगा? उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंघा ले लो और बाल में रगड़ो, सूखे बालों में रगड़ो। कंघा सूखे बालों में रगड़ने पर क्या हुआ? आवेश उत्पन्न होता है, या आवेश का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। उत्पन्न क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो ये 3 प्रकार की विधियां हैं, सबसे पहले चालन, दूसरी प्रेरण, तीसरी घर्षण।
तो चालन में तो आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, वायर जोड़कर। प्रेरणा, प्रेरित करना। भाई मैं भी एक पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई दूसरा आया वो बोलता है मुझे भी तैयारी करनी है, और मुझसे वो मेरे पास रहा, वो मुझसे प्रेरित हो गया, और प्रेरित होते वो भी तैयारी करने लगा और वो भी आगे बढ़ने लगा, तो वो क्या हुआ, प्रेरण हुआ, प्रेरित हो गया, पास में गया। भाई तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास दोनों न्यूट्रल हूं मैं, तो थोड़े से उसने चार्ज खींचने लगा तो क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, उदासीन तो उदासीन रहेगा ओवरऑल, लेकिन एक प्रकार से क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का आज की छड़ रगड़ो, कंगा रगड़ो सूखे बालों में। फिर आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि सूखे स्केल ले लिए अपन ने, कंगा को छोड़ो, स्केल ले ली प्लास्टिक की, बाल में रगड़ी होगी, सूखे बालों में रगड़ के कागज के टुकड़े लिए होंगे, उसके डाल के चिपक गया होगा, उसमें क्या हुआ, चार्ज उत्पन्न हो, तभी तो उसने कागज को क्या हो गया, खींच लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट घर्षण द्वारा होया जा सकता है। प्रेरण में एक चीज और कर सकते हैं, प्रेरण में एक चीज और कर सकते हैं हम, अगर इसको फुली चार्ज करना है, ये तो होगी बात, अगर इसको फुली चार्ज करना है तो इसको क्या करो, इसके पास में ले आओ, फिर इसको एक क्या करो, इसको क्या करो, जमीन से जोड़ दो, इसको क्या कर दो, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करते ही जमीन में क्या सा होता है, V कितना होता है, 0 होता है, इसका विभव कितना माना गया, 0 माना गया है। लेकिन अब ये क्या करेंगे, जमीन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर आएंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसको क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे, तो बाद में ये जो ओवरऑल वस्तु होगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बट यहां तक आपके लिए ज्यादा ठीक है, सफिशिएंट है इतना। बस ये 3 विधियां याद करनी है कि आवेशन किस किस विधि द्वारा होता है, स्थानांतरण बोल सकते हैं या आवेशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवेशन। आवेशन कितनी विधि द्वारा, 3 विधि द्वारा होता है, चालन हो गया, घर्षण हो गया, और कौन सी हो गई, प्रेरण हो गई, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है वो क्या होता है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है, वो होता है कूलाम बल, ठीक है। इसका फॉर्मूला F समानुपाती Q1 Q2, और इसकी जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ओवरऑल हम फॉर्मूला लिखते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया कूलाम का बल का स्टेटमेंट कर सकते हैं। दो आवेशों के गुणनफल तथा उस आवेश गुणनफल के समानुपाती तथा उनको मिलाने वाली रेखा के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया ये Q1 Q2, और ये दोनों मिलाने वाली रेखा के मध्य होता है। तो और बल कैसे लगता है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य अनुदिश लगता है। दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। और आपको एक पॉइंट और बता दे, समान प्रकृति के आवेश में आवेशों में क्या होगा, आप सोचो, विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होगा, आप सोचो। समान प्रकृति के आवेश है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इसमें क्या होगा, विपरीत है तो आकर्षण होगा। ये चीजें याद रखनी है, और हम उससे इन दोनों के मध्य बल डिसाइड करेंगे, हो रहे लगेगा इसके अनुदिश ही, लेकिन हम डिसाइड कब करेंगे, जब प्रतिकर्षण है, आकर्षण है, वो इन दोनों की प्रकृति पे बेस पे डिसाइड होगा। प्रकृति पे होगा तो हम आगे कर देते हैं, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, इसको मिलाने वाली रेखा कोई मान लो बीचों बीच है, R दूरी पर है, दोनों मध्य में है, इस पे बल अगर निकालना है तो इस पे बल वैसे कैसे आएगा, देखते ये इसको क्या करेगा,
धक्का देगा। मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है इसमें, स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू रखा है हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है, पी बिंदु P है, स्मॉल क्यू रखा है बिंदु P पर, तो ये कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा, धक्का देगा इधर, ठीक है। अब इसमें ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको, ये तो प्लस का ही, उसको क्या करेगा, खींचेगा, ओवरऑल किधर लगेगा बल, इधर ही लगेगा, और आवेश इसकी ओर गति करेगा, ठीक है, बल लगेगा, गति क्या करेगा, बल लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, आवेश दोनों आवेशों के मध्य मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा भी बता सकते हैं, ठीक है। आगे का और पढ़ लिया हमने कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल, ये कूलाम का नियम पढ़ लिया। अब हम इस पे दो केस लेते हैं, जब निर्वात हो तब क्या होता है, माध्यम क्या हो, निर्वात हो, F बराबर क्या करेंगे निर्वात में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसकी विमा कैसे, इसकी मात्रा कैसे लिखा, कि इधर रहेगा F का क्या होता है न्यूटन, ये इधर चल जाएगा मीटर स्क्वायर, Q का क्या होता है कूलाम स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब माध्यम में हो क्या हो, माध्यम में क्या हो जाएगा, K का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन और इंटू R होता है। और तो हम इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, 1/, इस K की वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है, निर्वात या हवा में क्या है, विद्युतशीलता है, इसका 8.85 10⁻12 इसका मान होता है। अगर ये भाग देके से करते हैं तो 9 हो जाता है। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की क्या है विद्युतशीलता है, या माध्यम में विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ठीक है। ये चारों चीजें हो गई। हम अगर निर्वात में कर रहे हैं तो K का मान रखेंगे, इसको अगर समानुपाती हटाएंगे तो K क्या लिखेंगे, स्थिरांक लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं उसको। एप्सिलॉन नॉट का मान 8/10⁻12 होता है, इसको मान रख के जब करते हैं तो 9 × 10⁻9 आता है। और इसकी जो विमा है आप समझ गए। ये हो गई SI पद्धति में। अगर CGS पद्धति में लिखना है तो K का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में आ गया तो आप कर सकते हो, क्योंकि जब निर्वात में और माध्यम में अगर इसका अनुपात पूछ लिया आपको, अगर इन दोनों का अनुपात पूछ लिया तो आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जैसे मान लो मैं इस निर्वात और माध्यम, निर्वात का क्या कर लेते हैं, निर्वात को ऐसे लिख लेते हैं, K को क्या लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको क्या लिखते हैं, माध्यम के लिए M लिख लेते हैं FM। मीडियम हो गया FM हो गया, FM होते ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सब कट गया, 1 एप्सिलॉन R बचा, 1 एप्सिलॉन F अपॉन FM जो है, FM जो है वो क्या, एप्सिलॉन R बचा, इसके ऊपर गया एप्सिलॉन R आया, तो इसके क्या हो गया, F/FM क्या हो गया, एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है। जल की 81 होती है, याद रखना, और मेटल की क्या होती है, अनंत होती है। जल की कितनी होती है, 81, और मेटल का मतलब क्या होता है, धातु की कितनी होती है, अनंत होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये चीजें तो याद रखो, और ये आएगा देखो, ठीक है। ये Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है।
लिख लिया। अब आप लिखो कि k कितना है, 9 इंटू 10 की घात 9 हो गया। Q1 कितना दे रखा है, 2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6 इंटू आगे लिखो 3 -3 लिखो और 10 की घात -6 लिखो माइक्रो। और आर स्क्वायर है 2 इंटू 2 और माइक्रो का स्क्वायर -12। 6 तो 12 ना, 2 का स्क्वायर, ये प्लस -6 कट गया, 2 से 2 भी कट गया। अब क्या बचा, 9 3 27, F बराबर कितना बचा, -27/2 और पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, न्यूटन। और 27 का आधा कर दो तो वो हो जाएगा इसका, ये दोनों के बीच बल माइनस 1 2 3 2 6 13.5 न्यूटन आया। ये आ गया। अब बल की प्रकृति आप ये फॉर्मूले को देखकर ही बता सकते हो, नहीं तो इन दोनों के बीच के चार्ज को देख के भी बता सकते हो। ये प्लस का है माइनस का, तो विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो बल की प्रकृति क्या होती है, आकर्षण होगी, आकर्षण प्रकृति होगी, आकर्षित करेंगे। माइनस का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना बल को, ठीक है। और इसी प्रकार से हम ये भी लिखेंगे 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर KQ 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना 3 माइक्रो और Q1 Q2 कितना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 माइक्रो अपॉन R स्क्वायर कितना 3 इंटू 3 का R स्क्वायर माइक्रो का स्क्वायर, माइक्रो 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 कट गया, वैसे का वैसा ही 3 से 3 कट गया और 3 से 3 ये 3 बार कट गया। F कितना आया, सॉरी इसमें मैं ये और लगाना भूल गया, 10 की घात 9 तो बच गई, इधर इधर भी 10 की घात क्या बचेगी, 9 बचेगी, बहुत पावरफुल बल होगा। और इधर कितनी बचेगा, 3 इंटू 10 की पावर 9, क्या बचेगा, न्यूटन। अब ये प्रकृति कौन सी हो गई, इसमें प्रकृति कौन सी हो गई, इसमें हो गई प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दोनों बल जो है आपने देखे होंगे कि ये क्या है, प्लस प्लस के हैं, तो क्या हो गया, दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। कूलॉम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको देखने चाहिए थ्योरेटिकल, जब आपके एग्जाम में आ सकता है थ्योरेटिकल कि कूलॉम के नियम में कुछ कुछ होता है, तो देख ले। कूलॉम का नियम केवल और केवल कहाँ लगता है, स्थिर विद्युत आवेशों पर ही लगता है। मैंने बताया स्थिर विद्युत की है, बिंदु स्थिर होने चाहिए, भौतिक विज्ञान की भाषा में स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहते हैं, ठीक है। स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, स्थिर बिंदु आवेश अपने चारों ओर स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, अगर स्थिर बिंदु आवेश है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। और स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र है, संरक्षी है। संरक्षी क्या होता है बता देता हूं, संरक्षी क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, पथ पर निर्भर ही नहीं करता। ये पथ पर निर्भर नहीं करता, वह उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। कहने का मतलब आप बोले कितना इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, किधर भी ले जाओ, पथ पर निर्भर नहीं करता। चौथा पॉइंट है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो W बराबर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। आप ये देखिए, मैं इसको आपको इधर समझाता हूं, ये V1 है, V1 या V इनिशियल या V1, ठीक है, ये V2 है या V फाइनल। सबसे पहले मैं यहां से इस बिंदु आवेश को यहां तक ले जा रहा हूं, V1 V2 से पहले पथ से लेके गया, फिर मैं यहां से, मेरी इच्छा हुई नहीं मैं इधर घुमा के ले जाऊंगा, तो मैं इस पथ से लेके गया, नहीं फिर बोला नहीं ये भी मजा नहीं आया, मैं तो ऐसे घुमा के ले जाऊंगा, इधर घूमता घूमता जाऊंगा, थर्ड से जाऊंगा। तो तीनों द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वह पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ में आपने क्या किया,
किस पद से गए निर्भर नहीं करता, आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखता है। ये रहा क्यों, ये फाइनल माइनस इनिशियल, यही संरक्षित क्षेत्र होता है। समझ में आ गया आपके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ आगे के पॉइंट है, संरक्षित क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को बंद पथ में चक्कर लगाने में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ से शुरू किया, बी बिंदु से वापस शुरू करके वापस घूम के यहीं पर आ गया, मतलब वी इनिशियल फाइनल वी माइनस इनिशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। बी में से वी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बंद पथ में क्या होता है, चक्कर लगाने में क्या कार्य हमेशा जीरो होता है। या संरक्षित क्षेत्र हो गया, स्थिर विद्युत क्षेत्र हो गया, उसमें क्या होगा, कार्य जीरो होगा। ये हो गया पांचवा। सिक्स्थ पॉइंट है, संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किया गया कार्य माइनस डेल्टा यू, ये हम एक मिमी गति में भी हम पढ़ते हैं, वहां संरक्षित क्षेत्र में पढ़ा जाता है कि W बराबर माइनस डेल्टा यू होता है। तो माइनस रहेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू अंतिम माइनस यू प्रारंभिक, ये सूत्र भी आप याद रखना। छठा हो गया। सातवां पॉइंट है, संरक्षित क्षेत्र में स्थिर विद्युत बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध। ये क्या संबंध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F बराबर माइनस du अपॉन dr, क्या होता है, du अपॉन dr या du अपॉन dx, दूरी के सापेक्ष कौन सी, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सातवां हो गया। स्थिर विद्युत क्षेत्र में निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत या अचर रहती है। मतलब U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। समझ में आया, मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर फाइनल गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के बराबर रहती है। ये ध्यान रखना, ये 8 पॉइंट है। ठीक है, एक नवा पॉइंट और है, वो है कि यहां लिखता हूं मैं, एक नवा पॉइंट और है, इसमें है कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। याद रखना, तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कैसे होता है बताता हूं। ये रहा, ये Q1 लिख दिया, ये Q2 लिख दिया। ठीक है, इसके कारण इस पर बल, 2 के कारण 1 पर बल इधर लगेगा, और 1 के कारण दूसरे पर बल इधर लगेगा। तो क्या हुआ, F21 इक्वल टू माइनस F12। ये समझ में आया, दोनों बल क्या है, बराबर है, लेकिन क्या है, विपरीत है। तो क्या लगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा। ये कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो याद कर सकते हो। ये कूलॉम की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है नियम के, ये कर सकते हो। इसके आगे मैं और आगे आपको ये जो स्थिर विद्युत का प्रथम पार्ट है, तो हम यहाँ इसको समाप्त करते हैं। अब आगे आप और पढ़ना चाहते हो लेक्चर में, तो मैं आपको सेकंड पार्ट और लेके आऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू।